एपिसोड की शुरुआत में हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन सू की डेथ हुई थी। असल में उसने काइमिंग की ही टैक्सी ली थी, जहां पर उसे देखते ही काइमिंग समझ गया था कि वो वही लड़की थी जो कि असली जियाओ थी। और उस दिन जब वो जियाओ के विलेज गया था तब वो उस आदमी से मिला था और उस आदमी ने सू की फोटो उसे दिखाई थी और कहा था कि वो उसकी वाइफ है जो कि उसे छोड़कर भाग गई। फिर काइमिंग उसे अपनी टैक्सी में बैठा लेता है और इनडायरेक्टली उसे सब कुछ बाहर निकलवा लेता है कि कैसे वो लड़कियां इलीगल कोल माइन में काम करने वाले वर्कर्स को फंसाती हैं और फिर उन्हें वही कफ सिरप और पिल्स देकर ख़त्म करने की कोशिश करती हैं ताकि उन्हें कंपनसेशन का पैसा मिले। जब काइमिंग ये सुनता है तो वो टैक्सी को जंगल की तरफ मोड़ लेता है और ब्रेक लगाने से सू का बैग नीचे गिर जाता है। इस वजह से उसमें रखी कफ सिरप भी नीचे गिर जाती है और काइमिंग गुस्से में आकर सू पर हमला कर देता है, जहाँ पर वो उसे सफोकेट कर रहा था। लेकिन सू उस बॉटल से उसके सर पर हिट कर देती है और बदले में काइमिंग उसी बॉटल से सू का गला काट देता है। फिर उसे वही फैक्ट्री डंप में चला देता है, यानी कि वही मेन सीरियल किलर था जो कि अपनी वाइफ को ढूंढने के चक्कर में सारे इन्वॉल्व लोगों को रास्ते से हटा रहा था। अब प्रेजेंट में काइमिंग, सॉन्गी और चेनहुई कार में होते हैं और उनकी चेकिंग की बारी आने वाली थी। इस वजह से काइमिंग को उन दोनों के हाथ खोलने ही पड़ जाते हैं और अब उनकी चेकिंग होती है तो तीनों कार से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी सारी चीजें तो कार के अंदर नॉर्मल थी, लेकिन आगे की सीट पर लिमन का ब्लड स्टेन मिल जाता है और बाकी सीट कवर हटाने पर वहां पर भी ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। इस वजह से काइमिंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, क्योंकि असल में वो ब्लड स्टेन लुयान और सू के थे। पर टेस्ट होने से पहले ही चेनहुई उन्हें रोक देता है और ये कह देता है कि वो ब्लड असल में सॉन्गी का है, जब उसके हाथ में लगी फिस्टुला टूट गई थी और उसे काइमिंग की टैक्सी में हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉन्गबिन भी ये बात जानता था, सिर्फ इसी वजह से काइमिंग उस दिन पकड़े जाने से बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेनहुई और सॉन्गी घर जाते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि काइमिंग इतनी आसानी से तो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो दोनों अब याद करते हैं कि काइमिंग की वाइफ ने उसे पिछले साल कफ सिरप दी थी, पर पिछले साल तो चेनहुई ने कोई ड्रग सेल ही नहीं की थी और उसी टाइम हेपिंग ने भी उनसे झूठ बोला था और 16 बोतल्स गायब कर दी थी, यानी कि हेपिंग ने जियाओ को सप्लाई ज़रूर की होगी और वही जानता था कि आखिर काइमिंग की वाइफ जियाओ कहाँ पर हो सकती है। इसीलिए चेनहुई अपने डैड के घर पर चला जाता है ताकि वहाँ से वो कुछ पता कर पाए। जहाँ हम देखते हैं कि हेपिंग के बेटे को हॉन्गबिन ने अपने घर पर रखा होता है और जब वो उसे नहलाने के लिए लेकर जाता है तो वो उसे गले में वही कॉइन पहने हुए देखता है जो कि सू की बॉडी के पास मिला था। पूछने पर हॉन्गबिन को ये पता चलता है कि ये कॉइन उसकी सेकंड मॉम ने उसके डैड को दिया था, जो कि हॉन्गबिन अपने साथ लेकर लियो से मिलने जाता है और चेनहुई को हेपिंग के बेटे के साथ रहने को कहता है। जब चेनहुई को पता चलता है कि वो हेपिंग का बेटा है तो वो भी उसकी मॉम के बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ हॉन्गबिन और लियो एक बार फिर से हेपिंग से उस कॉइन के बारे में पूछने जाते हैं, लेकिन इतना फोर्स करने के बाद भी वो सच नहीं बोलता। इधर चेनहुई रिंग पहुंचता है, तब उसे काइमिंग की कार मिलती है और अंदर जाने पर वो देखता है कि काइमिंग ने सॉन्गी को पकड़ रखा था। चेनहुई ये देखकर काइमिंग को शांत करने की कोशिश करता है कि वो जियाओ का पता लगा रहा है और उसे हेपिंग में मिल गया है जो कि जियाओ के बारे में जानता है, पर काइमिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो सॉन्गी के शोल्डर पर स्टैप करके चेनहुई को 1 दिन का टाइम देता है कि अगर उसने जियाओ का पता नहीं लगाया तो वो उन दोनों को खत्म कर देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि हॉन्गबिन और लियो टीम के साथ हेपिंग के वर्क प्लेस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हेपिंग ज़रूर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो पर्सन कौन था इसका पता उसके रहने की जगह पर लग सकता था। इधर चेनहुई और सॉन्गी भी हेपिंग के बेटे को स्केटिंग रिंग में घुमाने के बहाने अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसे झूठी कहानी बताते हैं कि उसे जल्दी ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर वो किसी तरह अपनी मॉम को ढूंढ लेगा तो वो बच जाएगा। इसीलिए हेपिंग का बेटा भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो लोग उसकी मॉम को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉन्गबिन और बाकी टीम को देखते हैं जिन्हें हेपिंग के सामान के बीच एक लॉटरी टिकट मिलता है। उसी वक्त वो लोग उस टिकट से उस लॉटरी शॉप का एड्रेस निकाल लेते हैं और उस शॉप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। असल में हेपिंग का बेटा भी अपनी मॉम से मिलने उन्हें उसी लॉटरी शॉप पर ही लेकर जा रहा था, लेकिन उनके वहां पर पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही हॉन्गबिन और बाकी पुलिस टीम आकर एक लेडी को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और चेनहुई और सॉन्गी
वहीं पर हेपिंग के रोते हुए बेटे के साथ खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनके बचने का लास्ट ऑप्शन भी उनके साथ जा चुका था। इसीलिए जब वो दोनों रात को घर भी पहुंचते हैं तो चैनहुई इतनी ज्यादा फिक्र करने लग जाता है कि वो गुस्से में अपने घर का सामान भी फेंक देता है और खुद को इंजर्ड भी कर लेता है। इस वजह से सॉन्गी डर जाती है और उसे शांत करती है। अगले दिन वो दोनों अपनी फोटोज क्लिक करवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके पास जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं बचा है। इसलिए वो दोनों खुशी से अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन तभी स्टूडियो के बाहर काइमिंग उन्हें लेने के लिए आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगबिन और लियो उस लॉटरी शॉप वाली लेडी का इंटरोगेशन कर रहे थे। वो लेडी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, पर जैसे ही उस कॉइन और कफ सिरप की बात सामने आती है जो कि सो की डेड बॉडी के पास मिले थे, तो वो लेडी उन्हें बता देती है कि सो और हेपिंग उसकी शॉप पर अक्सर आया करते थे जहाँ वो कुछ और बात कर पाते। लेकिन तभी लिमिन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि काइमिंग ने चैनहुई को किडनैप कर लिया है और बदले में वो चाहता है कि होंगबिन लॉटरी शॉप लेडी को छोड़ दे। सॉन्गी भी आकर होंगबिन को बता देती है कि वो और चैनहुई जब स्टूडियो में थे तभी काइमिंग आया था। फिर होंगबिन पूरी टीम के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है और चैनहुई भी उन्हें मिल जाता है। पर काइमिंग की कार का एक्सीडेंट होने से और कार में आग लगने से वो तो मौका देखते ही वहां से भाग गया था, पर चैनहुई इंजर्ड होकर वहां पर बेहोश हो गया था। किसी तरह वो लोग उसे बाहर निकालते हैं और उन्हें पास में ही काइमिंग का ब्लड भी मिल जाता है। उसे फॉलो करते हुए वो लोग उसे ढूंढते हैं, पर काइमिंग पास ही के ब्रिज से ट्रेन पर कूदकर वहां से भाग जाता है। अब चैनहुई को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो मेंटली भी सारी चीज़ों से तंग आ गया था। इसीलिए उसे हारना ही ठीक लगता है। इस वजह से उसकी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। पर तभी उसे सॉन्गी की आवाज़ आती है, और क्योंकि उसने लाइफ टाइम सॉन्गी के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए उसके अंदर अचानक से हिम्मत आ जाती है। वो खतरे से बाहर आ जाता है। इसीलिए अब होंगबिन और उसकी वाइफ भी घर पर चले जाते हैं। वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे। अगले दिन हम देखते हैं कि होंगबिन की वाइफ हॉस्पिटल आती है तो सॉन्गी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज ही सॉन्गी को पता चला था कि ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से चैनहुई कोमा में जा चुका है। दूसरी तरफ होंगबिन जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि काइमिंग के घर से कफ सिरप की सारी बॉटल्स मिली हैं, यानी कि वही मेन सेलर था और हेपिंग ने उसकी कुछ बॉटल्स चुराकर लॉटरी शॉप पर सेल की थी। असल में ये सब चैनहुई ने ही उसे फ्रेम करने के लिए किया था, जिसके बाद उसे कोमा में जाना पड़ा, जहाँ पर यह भी प्रूव हो जाता है कि काइमिंग ने ही सू और लुयान को मारा था, क्योंकि उसकी कार में लगे ब्लड स्टेन्स को भी पुलिस ने टेस्ट करवा लिया था। लेकिन अब भी होंगबिन को ये सारे एविडेंस इनकम्प्लीट लग रहे थे, क्योंकि अगर काइमिंग इतनी आसानी से खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता था। इसीलिए उसके इस क्राइम के पीछे के मोटिव को जानने के लिए होंगबिन और लिमिन वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले उस लॉटरी शॉप लेडी से भी बात करते हैं और उसे बताते हैं कि काइमिंग ने 2 लोगों को रास्ते से हटा दिया है। उसका नेक्स्ट टारगेट वही शॉप वाली लेडी है, पर क्योंकि वो तो यहाँ पर उनके साथ है तो काइमिंग ज़रूर उस लेडी के किसी फैमिली मेम्बर को ही ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये सुनकर वो लेडी थोड़ी सी डर जाती है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए होंगबिन को सारा सच बता देती है कि असल में कुछ सालों पहले ही वो अपने हस्बैंड के साथ फेंगयांग में पैसे कमाने के लिए आई थी, लेकिन उसके हस्बैंड को कोलपिट में काम करते करते इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने जो उसे मेडिसिन दी उससे उसके हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए उसके हस्बैंड ने वही इलीगल कफ सिरप पीना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसकी कंडीशन ठीक तो हो गई। पर एक दिन वो वही कोलपिट में मारा गया और कंपनसेशन में उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिससे कि उसने लॉटरी शॉप ओपन कर ली। लेकिन उससे भी उसे कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी। इस वजह से वो अपने विलेज चली गई और वहां से 2 लड़कियों को लेकर आई, जिनका नाम जियाओ और सू था, और उन दोनों को वो अपनी बेटी की तरह रखती थी। उन्हें इलीगल कोलपिट में काम करने वाले वर्कर्स को फंसाने का काम देती थी, ताकि वही कप सिरप उन्हें देकर वो एक्सीडेंट डेथ बना पाए और कंपनसेशन ले पाए। उसने अपनी दोनों बेटियों की आईडी भी चेंज करा दी थी, यानी कि सू असल में जाओ थी और जाओ सू थी, यानी कि जिसकी बॉडी पुलिस को मिली थी वो असल में जाओ थी, और जो सू थी वो असल में काइमिंग की वाइफ थी, जो कि पैसे लेकर उसे छोड़कर भाग गई थी और काइमिंग उसे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वो सू के दवाई देने पर भी नहीं मरा था। इसीलिए शॉप लेडी ने वर्कर्स को कफ सिरप के साथ स्टमक मेडिसिन देना भी स्टार्ट कर दिया, ताकि रिएक्शन की वजह से वो लोग जल्दी खत्म हो जाए। और रही बात कि वो कफ सिरप की बॉटल्स कहाँ से लेकर आती थी, तो असल में वो बॉटल्स हेपिंग ने ही उसे दी थी। जब उन दोनों का अफेयर चल रहा था, उस रात हेपिंग के घर जाते वक्त उसने उसे वो लॉटरी टिकट दिया था और वो कॉइन भी दिया था, जिससे कि अब होंगबिन के हाथों बहुत बड़ा क्लू लग जाता है। उसे अब किसी तरीके से सू को ढूंढकर बचाना था, क्योंकि काइमिंग का नेक्स्ट टारगेट वही थी।
पर अब भी ये प्रूव नहीं हुआ था कि कफ सिरप का जो मेन सेलर था वो हेपिंग था या फिर वो शॉप लेडी, क्योंकि वो दोनों ही किसी अपर हैंड से वो बॉटल ले रहे थे, यानी कि वही स्कार वुमेन जो कि सोंगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब चेनहुई की मॉम और सोंगी उसके पास होती हैं तो अचानक से चेनहुई को होश आ जाता है, पर उसकी खुशी सिर्फ कुछ ही टाइम की थी, क्योंकि चेनहुई किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, यानी कि ना वो कुछ बोल पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। वो एक डेड अलाइव पर्सन की तरह बन गया था जो कि बस जिंदा था। ये देखकर चेनहुई की मॉम डैड और सोंगी बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उनसे अब उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। अब डॉक्टर चेनहुई को चेक करता है और उसकी फैमिली को बताता है कि उसके ब्रेन का क्लॉट तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर शायद उसकी अभी की कंडीशन साइकोलॉजिकल है, यानी कि चेनहुई ने एक्सीडेंट से पहले बहुत ट्रॉमा सफ़र किया है, इसीलिए उसकी हालत ऐसी है जो कि जल्दी सेफ एनवायरनमेंट में जाने से ठीक हो जाएगी। इसीलिए उसकी फैमिली उसे घर लेकर चली जाती है और सभी लोग उसका ख्याल रख रहे थे, यहाँ तक कि होंगबिन उसका डायपर तक चेंज कर रहा था। फिर सोंगी उसे स्केटिंग रिंग लेकर जाने का सोचती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर शायद चेनहुई कुछ फील कर पाए, क्योंकि वो रिंग उसने ही बहुत मेहनत से बनाया था। और जब वो उसे वहाँ पर लेकर जाती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी जैसे ही वो चेनहुई के शोल्डर पर हाथ रखती है तो वो उसकी तरफ मुड़ता है और बताते हैं कि वो बस इस कंडीशन में होने का नाटक कर रहा है। ये देखकर सोंगी शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे भी ये पता नहीं चला था कि चेनहुई नाटक कर रहा है। अब हम यहाँ से एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जब चेनहुई का कामिंग के साथ एक्सीडेंट हुआ था। असल में सोंगी ने पहले ही चेनहुई के प्लान के अकॉर्डिंग काइमिंग से ही कह दिया था कि वो कल जाकर फोटो स्टूडियो के बाहर चेनहुई से मिले, क्योंकि चेनहुई ने उसकी वाइफ का पता लगा लिया है। इसीलिए अगले दिन फोटो शूट के बाद चेनहुई खुद काइमिंग के साथ जाता है, और जब तक वो काइमिंग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था तब तक सोंगी जाकर सारी बॉटल्स उसके घर पर रख आती हैं, ताकि सारा शक उस पर ही आ जाए। और कार में चेनहुई भी किस तरीके से लिमिन को कॉल करके ये बता देता है कि काइमिंग ने उसे किडनैप कर लिया है, और काइमिंग को स्टैप करने के चक्कर में दोनों ही कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि ये सब चेनहुई का प्लान था। फिर हम देखते हैं कि चेनहुई सोंगी को बताते हैं कि वो अब दुनिया की नज़रों में डिसेबल बन चुका है, वो लोग अपनी बॉटल्स की शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। और बॉटल्स पहुंचाने के लिए उनकी कोल्ड ड्रिंक का सप्लायर रिंग में आता है, तो सोंगी उसे कुछ देर के लिए चेनहुई का ध्यान रखने के लिए कहती है और बाहर जाकर उसी के ट्रक में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ वो बॉटल्स छुपा देती है। इधर पुलिस को लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया है, इसीलिए वो फाइनल एविडेंस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लियू भी वापस से अपने घर पर जा रही थी। जाने से पहले वो होंगबिन को बताती हैं कि ये केस शायद उनका आखिरी केस है, क्योंकि लियू को जानलेवा बीमारी थी। पर होंगबिन उसे इतनी जल्दी हिम्मत हारने के लिए मना करता है। तभी होंगबिन का ध्यान उन कफ सिरप बॉटल पर जाता है और वो नोटिस करता है कि कुछ बॉटल्स को सनलाइट में रखने से वो लाइट्स बन रही थी, जबकि जो बॉटल्स उन्हें लॉटरी शॉप से मिली थी उन पर ऐसी कोई लाइट्स नहीं बन रही थी, यानी कि वो दोनों की सेलर्स भी अलग थे। और होंगबिन को पता था कि उस बॉटल पर ग्लिमर कहाँ से लग सकता था। काइमिंग ज़रूर हेड सप्लायर नहीं था। दूसरी तरफ हम सोंगी और शिन को देखते हैं। आज शिन को रैंक में परफॉर्म करते हुए 1 महीना हो गया था, और क्योंकि उसकी मॉम यानी कि लॉटरी शॉप की ओनर जेल में थी तो शिन अब बीजिंग जा रही थी ताकि वो वहाँ पर अपने टैलेंट से अर्न कर पाए। जाते जाते सोंगी उसे उसकी सैलरी भी देती है ताकि वो आराम से बीजिंग में सेटल हो पाए, और उसे लक भी विश करती है, जो देखकर शिन भी उसे कहती है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और जल्दी ही अपनी बीमारी को ओवरकम कर देगी। फिर वो अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देती है और ये देखकर सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब हम होंगबिन को देखते हैं, वो अपनी वाइफ को एक फ़ोन गिफ्ट करता है जो कि उसे पुलिस स्टेशन से ही इशू हुआ था। उसकी वाइफ पहला कॉल लियू को लगाती है और उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने को कहती है। फिर होंगबिन लिमिन के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और उसे पता चलता है कि सू को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि काइमिंग की वाइफ थी। अब बस काइमिंग को पकड़ना बाकी था। लेकिन एक चीज़ जो अब भी होंगबिन को याद नहीं आ रही थी, वो बॉटल पर लगा क्रिस्टल जिससे कि कलरफुल लाइट बन रही थी। वो कहीं तो होंगबिन ने देखा था। ये सोचते हुए वो लोग जा रहे थे, तभी बीच में उन्हें एक ड्रंक आदमी लोगों से लड़ते हुए दिखता है, और जब वो उसे हैंडल करने लगते हैं तो वो आदमी बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो टेस्ट रिजल्ट आता है। पता चलता है कि उस आदमी ने भी वही कफ सिरप किसी और मेडिसिन के साथ लिया था। ये देखकर पुलिस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने मेन सेलर को पकड़ लिया, पर अब भी ड्रग्स की शिपिंग हो रही थी जो कि असल में सोंगी कर रही थी। अब होंगबिन अपने घर पर जाता है तो वो और ग्रैंडपा चेनहुई को पॉरिज खिलाने के बीच गलती से
उसके हाथ पर गर्म खाना गिरा देते हैं, पर फिर भी चैन हुई बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। फिर उसके डैड उसके हाथ पर मेडिसिन लगाते हैं और वो उसे माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि केस के चलते वो इतना बिजी हो गए थे कि वो चैनुई पर ध्यान देना भी भूल गए थे, और जो चैनुई की हालत थी उसका जिम्मेदार वो खुद को मान रहे थे। ये सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो अपने डैड को और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो उनके सामने होश में आ जाता है और उसके डैड ये देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ वो लियांग से मिलने के लिए कोर्ट जाता है, क्योंकि आज लियांग को इलीगल कोल माइंस चलाने की वजह से 3 साल की सज़ा होने वाली थी। यहाँ से निकलकर होंग बिन लियू से मिलता है और अपनी एक्स फियांसे के केस के बारे में पूछता है। इस पर लियू बताती है कि उस केस को लीड करने के लिए उन्हें और एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तभी होंग बिन को लैब से कॉल आता है, क्योंकि जो क्रिस्टल उन्हें बॉटल पर मिला था उनके बारे में उन्होंने पता लगा लिया था। असल में वो क्रिस्टल्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में यूज़ होते हैं। दूसरी तरफ हम चैनुई को देखते हैं, जिसके सारे टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल आए थे और वो ठीक हो चुका था, पर वो सोंगी से अकेले में बात करता है और उसे बताते हैं कि वो किसी से भी जीत सकता है, भले ही वो काइमिंग हो या फिर लू यान। लेकिन चैनुई अपने डैड से जीत नहीं सकता और ना ही वो उनसे जीतना चाहता है, क्योंकि कभी कभी उसे अपने डैड के लिए बुरा फील होता है। वो अपने काम में इतना मेहनत कर रहे थे। फिर सभी लोग साथ में घर पर जाते हैं। चैनुई की मॉम सभी के लिए डिनर बनाती हैं और सभी मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और डिनर करके सेलिब्रेट करते हैं। फिर होंग बिन चैनुई से एक्सीडेंट वाले दिन की डिटेल्स पूछने लग जाता है, जो सब बताते हुए वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।